रेडिएशन है, रेडिएशन का नेचर जो है वो पार्टिकल वाला तो होता ही है। अब इसके बाद देखेंगे कि रेडिएशन का नेचर वेव्स वाला भी होता है। तो लुई विटर डी ब्रॉय pronounced as de Broglie put forward the bold hypothesis that material particles in motion should display wave-like properties. His reasoning was based on the following two considerations. तो उसने ये कहा था कि जो ये मटेरियल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जो मोशन में होते हैं मटेरियल पार्टिकल्स, वो वेव जैसी प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। तो उसकी जो रीजनिंग है वो दो चीज़ों पर बेस्ड थी। पहला, द टू फिजिकल क्वांटिटीज विच गवर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स आर मास एंड एनर्जी। तो सबसे पहले उसने ये कहा था कि भाई सारा कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को गवर्न करती हैं दो चीज़ें, एक तो उसकी मास और एक उसकी एनर्जी। अच्छा, एज पर आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc²। तो डी ब्रॉय ने ये कहा था कि भाई मास पर और एनर्जी पर डिपेंड करता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो बिहेवियर है वो उसके मास पर और एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो E इज इक्वल टू mc²। उसने बोला था कि भाई आइंस्टीन ने भी एनर्जी का और मास का, इन दोनों का एक रिलेशन बता रखा है। उसके बाद है सेकंड जो उसकी थ्योरी थी, उसमें उसने एक्सप्लेनेशन जो दिया था वो ये कहा था, नेचर लव्स सिमेट्री सिंस रेडिएशन हैज डुअल नेचर देयरफॉर फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशंस डी ब्रॉय प्रेडिक्टेड दैट मैटर मस्ट आल्सो possess डुअल नेचर। उसने कहा सिंस रेडिएशन हैज डुअल नेचर, क्योंकि रेडिएशन का डुअल नेचर है, दो तरीके का नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। इसी तरह से मैटर मस्ट ऑल्सो possess डुअल नेचर। तो मैटर का भी डुअल नेचर होना चाहिए। मैटर का मतलब क्या हो गया कि जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इनका भी अलग अलग दो तरीके का नेचर होना चाहिए। Thus, the particles like electrons, protons, neutrons, etc. should not only behave like mass points, but they should also exhibit wave nature when in motion. तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स electrons, protons and neutrons should not behave just like mass points। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मास पॉइंट्स की तरह बिहेव करें, दे शुड ऑल्सो बिहेव लाइक वेव्स। ऑल्सो बिहेव लाइक वेव्स। व्हेन इन मोशन, जब वो मोशन में रहते हैं तो वो वेव्स की तरह बिहेव करने चाहिए। और इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए हमने रस्सी ली या कोई भी पतला सा धागा लिया या कोई स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग को दीवार से एक कोने में बांध दिया और बांध कर हमने उसको ऐसे ऐसे शेक करना शुरू करा, तो साइड से अगर कोई भी देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये जो रोप है, ये रोप ना ऐसे वेव की तरह से चलते 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 आगे की तरफ जा रही है, जबकि वो जा नहीं रही है कहीं पर भी, वो पार्टिकल्स को मोशन में लेकर आ रही है। ठीक है, उसके आसपास जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं उनको मोशन में लेकर आ रही है, तो वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे उसका वेव जैसा नेचर है, जबकि वेव जैसा नेचर होता नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन। तो डी ब्रॉय की वेव इक्वेशन क्या है? जब वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी वेव की इक्वेशन भी बननी चाहिए कुछ ना कुछ। तो कंसिडरिंग फोटोन एज एन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, इट्स एनर्जी फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज गिवन बाई कंसिडरिंग फोटोन एज एन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। ईएम वेव का मतलब क्या है कि अभी तक जैसे हमने ये माना था कि फोटोन एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोटोन को हमने इस तरह से माना था कि फोटोन जैसे कि एक पार्टिकल है। ठीक है, तो वो फोटोन जो है वो आता है, वो किसी भी रेडियो एक्टिव कर रहा हूँ सॉरी, वो किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक एलिमेंट के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद एक फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेता है। अभी तक हमने ये माना था। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने ये माना कि फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ईएम वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ईएम वेव का मतलब क्या है कि ईएम वेव हम पढ़ भी चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों के दोनों वेव की फॉर्म में चलते हैं और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने ये माना कि जो एक फोटोन है वो एक ईएम वेव की तरह चल रहा है और ईएम वेव की, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है
इट इज गिवन बाई E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन नंबर 1। ये ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं इसको। Planck's quantum theory, where H is Planck's constant. Considering photon as a particle of mass m, the energy associated with it is given by Einstein's mass energy relationship as। और अगर फोटोन को हम एक पार्टिकल मान लें तो फिर उसकी एनर्जी किस तरह से डिटरमिन करी जाती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब आप समझ ही गए होंगे कि दोनों तरफ से मेरे को एनर्जी ही कैलकुलेट मैंने करी है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अच्छा, और न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, सी अपॉन लैम्बडा, एच इंटू सी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब यहाँ से एक सी से ये सी काट दिया हमने, तो लैम्बडा को इधर ले जाइए, एच अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी, लैम्बडा को इधर ले जाइए तो एच अपॉन एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है, और एम सी का मतलब क्या होता है, एम मास हो गया, सी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव, है ना। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह ही चलते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हम बोल देंगे एच अपॉन पी। ठीक है, ये जो पी है ये मोमेंटम हो गया वेव का। ठीक, तो lambda is wavelength of radiation, p is momentum of radiation. The above equation has been derived for a photon of radiation. According to de Broglie's hypothesis, it must be true for material particles like electrons, protons and neutrons etc. तो ये जो हमने wavelength निकाली है, ये wavelength जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको भी सेटिस्फाई करे। अब हम ये कहेंगे कि भाई वेवलेंथ क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव्स हैं, क्या प्रोटॉन्स वेव्स हैं, हम ये कहेंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब ये मोशन में होते हैं ना, तो जो इनका पाथ है वो पाथ ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई वेव ट्रैवल कर रही हो, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं या हम साइकिल चला रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कोई देख कर कहेगा नहीं नहीं वेव चलती हुई जा रही है, ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप ये सोचिए कि हमारी स्पीड बढ़ जाए बहुत ज़्यादा और हम एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क में गोल गोल चक्कर काटने लगे और कोई ऊपर से देखे तो वो कहेगा नहीं नहीं ये ना कोई पार्टिकल है, ये वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा है, गोल गोल एक ही जगह गोल गोल घूमे जा रहा है, यानी कि पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है अपने मोशन को। तो कोई भी चीज़ जब अपने मोशन को पीरियोडिकली रिपीट करती है तो हम ये कहते हैं कि भाई वो वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं और ट्रैवल स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो वेव की तरह बिहेव करता है उनका मोशन। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉयज वेवलेंथ इक्वेशन। This is de Broglie's wave equation for material particles. From de Broglie's equation, we find that the wavelength of a moving particle is inversely proportional to its momentum. ठीक है, तो de Broglie's की जो इक्वेशन है उससे हमने दो तीन चीजें मतलब कंक्लूड करी। फ्रॉम de Broglie's वेव इक्वेशन, लैम्बडा फर्स्ट जो चीज़ है वो है लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। फिर है सेकंड है इफ v इज इक्वल टू 0 देन लैम्बडा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और सेकंड ये देखा गया इफ v इज इक्वल टू 0 देन lambda is equal to infinity. This implies that waves are associated with material particles only when they are in motion. ठीक है, lambda is equal to infinity. lambda is equal to infinity का मतलब क्या है भाई, जब हम ना ऐसे कहते हैं, जब हम बात करते हैं वेव्स की, तो आप ये देखिएगा कि नॉर्मली जब भी हम वेव्स की बात करते हैं ना, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात नहीं करते। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात आपने करके छोड़ दी 11th क्लास में, जो आपने वेव्स वाला चैप्टर करा था, वहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ आप जितनी भी वेव्स की बात कर रहे हैं ना 12th क्लास में, तो वहाँ पर आप ट्रांसवर्स वेव्स की ही बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि एक चीज़ जो ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से, यानी कि जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ होता है, इस तरह से। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ही 0 है, अच्छा ये
वेवलेंथ कहलाती है, कि एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे आना, एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करना, ठीक है, एक पूरा पीरियड कंप्लीट करना। तो उसमें जितनी लेंथ ट्रेवल करती है कोई भी वेव, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेव की लेंथ। अब हमने ये कहा कि जब हमारे पास ये आ गया लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ठीक, तो जनरली तो जो वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। हमने कहा कि नहीं नहीं, अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल ना करे, अगर उसकी स्पीड जो है वो कुछ कम हो या स्पीड ऑफ लाइट से कुछ अलग हो, तो v अगर जीरो है, यानी कि अगर उसकी स्पीड आपने जीरो कर दी, यानी कि आपने वेव को रेस्ट में लेकर आ गए, आप कहेंगे वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी ना इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब लैम्बडा कितना हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जब बन गया, मतलब ये लैम्बडा कितना बड़ा है भाई, पता नहीं कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है तो इसका मतलब क्या है भाई, वेव ही नहीं बन रही है, फिर तो वेव ही नहीं बन रही है। तो वो वेव बनेगी कब, जब वो मोशन में होंगे, पार्टिकल्स जब मोशन में होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इफ v is equal to 0 then lambda is equal to infinity, this implies that waves are associated with material particles only when they are in motion। तो जब वो मोशन में होंगे तभी वो वेव की तरह बिहेव करेंगे। सेकंड देखिए, सॉरी थर्ड देखिएगा, थर्ड में है टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉय वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज, दैट इज व्हाई डी ब्रॉय वेव्स आर आल्सो नोन एज मैटर वेव्स। टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉय वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज, तो पार्टिकल को कोई चार्ज, मतलब वो कोई चार्ज कैरी करे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती पार्टिकल को, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है डी ब्रॉय वेव्स आर आल्सो नोन एज मैटर वेव्स, इस वजह से डी ब्रॉय वेव्स को मैटर वेव्स भी कहा जाता है, ठीक। फोर्थ देखिए, डी ब्रॉय वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो डी ब्रॉय वेव्स को हम ये कहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती नेचर में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो उन्हीं के साथ एसोसिएटेड होती हैं जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स का मतलब जिनकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हुई डी ब्रॉय वेव की। उसके बाद में ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मैंने इंक्लूड कर दिया है नोट्स में, हालांकि पूछा नहीं गया, बहुत सालों से पूछा नहीं गया, सिलेबस में भी स्पेशली मेंशन नहीं है, लेकिन डी ब्रॉय वेव्स है क्योंकि मेंशन, तो इसलिए कर लेते हैं इसको। छोटा सा ही है, अभी समझ में आ जाएगा। एक मिनट, चलिए डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये कहा डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉय ने जो ये बताया कि पार्टिकल्स जो हैं वो वेव थ्योरी भी एग्जिबिट करते हैं, मतलब वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो उसमें उसने पार्टिकल्स को किस किस का एग्जाम्पल लिया, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, है ना, इन तीनों के एग्जाम्पल्स उसने लिए। तो चलिए, हमने ये कहा कि डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन का ये मास भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, स्पीड का भी हमको पता ही है, तो निकाला जा सकता है। तो देखिएगा, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e, लेट v बी द फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप किसी बैटरी के अंदर उसको डाल दीजिए, बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अपने आप भागेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, ठीक है, वो घूमना चाहता है, इधर उधर घूमना चाहता है, तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल जैसे ही दिखाई देगा वो उसकी तरफ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि लेट वी बी द फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स। तो उसको किसी बैटरी में डाला गया ताकि वो एक्सेलरेट होकर वी वोल्ट्स की तरफ, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ वो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज, तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज, तो हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, किसी भी पार्टिकल की निकालनी है, तो वो क्या होता है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन
k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने मास से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मास से नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। रीजन क्या है आप समझ रहे होंगे कि ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मतलब होगा एम वी का होल स्क्वायर, और एम वी क्या होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 2 और m, ये मल्टीप्लाई हो गया 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब k इज इक्वल टू 1/2m एम वी का होल स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बन गई p स्क्वायर अपॉन 2m। वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर अगर किसी भी तरीके का वर्क करा जाए, और इलेक्ट्रॉन पर वर्क करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करा जा रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट से बढ़कर और एक पोटेंशियल डिफरेंस में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागे, और जब वो जाएगा उसकी तरफ तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी ही होगी। तो वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये याद रखने वाली चीज है, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन ये कैसे निकाला जाता है, ये होता है E इंटू वी, ई इंटू वी। अच्छा, तो E इंटू वी जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देते हैं, तो ये E इंटू वी वर्क डन कैसे निकला, ये वर्क डन इस तरीके से निकला। देखिए याद करिए, वर्क डन जब भी हम करते हैं ना, तो हमें वो मैकेनिक्स वाला वर्क डन याद आता है। मैकेनिक्स वाला वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स में अगर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क डन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में करा था, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन यहाँ से कैसे निकलेगा, V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी। और जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो इसलिए वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन मैंने EV यहाँ से लिखा है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये EV हो गया। अच्छा, और फिर हम ये कहेंगे देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, P स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू EV। ये लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है, एक बेसिक सा रूल ये होता है कि किसी भी पार्टिकल के अंदर जितना एनर्जी होती है ना, वो उतना ही वर्क कर पाता है, ठीक है। उसके अंदर जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क कर पाता है। तो जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही तो उसने वर्क करा होगा, है ना। तो वर्क डन कितना था, E इंटू वी। तो इसलिए मैंने एनर्जी और इन दोनों को इक्वल रख दिया, और इसी वजह से वर्क डन की और एनर्जी की यूनिट भी सेम होती है, जूल ही होती है, ऐसा यूनिट, ठीक। तो P स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू EV हो गया। यहाँ से आपको ना P की वैल्यू निकालनी है, तो P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2m/EV का अंडर रूट, 2m/EV का अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और मैं निकालना क्या चाहता हूँ, मैं इसमें ये करना चाह रहा हूँ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिएगा, ये है ना लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी। बस अब वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखनी है, और कैलकुलेट करने बैठना नहीं है, बस याद करके चले जाना है उस वैल्यू को, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता है तो आप ऐसे ही करेंगे। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी। अब डी ब्रॉय ने इसके बारे में बताया था, तो इसलिए डी ब्रॉय वेवलेंथ बोल दिया इसको। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी इज इक्वल टू h अपॉन 2m के, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। और या फिर h अपॉन 2m EV बोल सकते हो, अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे P स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू EV माना, तो P स्क्वायर क्या हो गया 2m EV, P स्क्वायर अपॉन 2m K के इक्वल है। तो यहाँ से ये भी तो हो सकता है कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m K, K क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो P क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m K। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको जो वैल्यू दे रखी हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि H इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, किलोग्राम।
और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सारी वैल्यूज़ हैं, यही वैल्यू रखनी है। और आंसर सीधा सीधा आपको याद रखना है इसका कि लैम्बडा इज इक्वल टू होता है 12.3 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रखेंगे, ये आंसर आपको याद रखना है। अब 10⁻⁻10 का मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, इतना तो हो गया मीटर, इतना तो मीटर हो गया। और या फिर इसको ऐसे लिखिए, वेवलेंथ है ना, तो वेवलेंथ की यूनिट तो मीटर ही होगी, लेंथ मतलब, तो 12.3 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, या ये बोल दीजिए। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू सीधे सीधे याद रखनी है। ठीक है, चलिए जी, तो ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कहानी की तरह पढ़िएगा चैप्टर को। ठीक है, और पॉइंट्स जो है ना, पॉइंट्स को खुद ही समझकर और खुद को दोबारा समझाने की कोशिश करना, तो आसानी से चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी, रट्टा मत लगाना। ठीक है, चलिए जी, अगला चैप्टर शुरू करते हैं, एटम्स।